हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं यूपीएसआई का अपना प्रैक्टिस नंबर सेट 2। ठीक है, और आप ये बताइएगा कि इसमें टोटल 40 प्रश्न हैं। कितने? 40 प्रश्न हैं। तो आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, यानी कि किसका प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आएँ, हिंदी का लेकर के आएँ या मैथ का या जीएस और मूल विधि का ही हम अपना कंटिन्यू रखें, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है? तो सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? झांसी। कहाँ पर स्थित है? झांसी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? तो भाग किस में उल्लेखित हैं? ये भाग 4 में उल्लेखित हैं। किस में? 4 में। ये आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 3 में क्या है आपका? फंडामेंटल राइट्स है। और भाग 6 में क्या है? राज्य के बारे में दिया गया है, राज्य। ये अब की बार यूपीपीसीएस 2025 में प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, और ये 7 तो निर्सित है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कहती है कि किस मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्ति होती है? तो आपके पास ऑप्शन है, ये आप थोड़ा बताइएगा, देखिएगा भी कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, थोड़ा सा पॉज करके। पहला ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल को रोकने हेतु प्रस्ताव पारित करना। दूसरा है संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करना। और तीसरा है अविश्वास प्रस्ताव पेश करना। चौथा है धन विधेयक पारित करना। देखिए, धन विधेयक पर तो लोकसभा की अनन्य शक्ति है, इसमें अविश्वास प्रस्ताव करना ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करना। ठीक है, इसी पर बराबर उनको शक्ति प्रदान होती है। हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कहती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी दास्ता का निषेध करता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है आपका? तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24, उसी में का एक आर्टिकल है। क्योंकि ये बंधुआ मजदूरी की बात करता है तो ये आपका आर्टिकल जो आ जाता है, ये आर्टिकल 23 है। कौन सा है? 23 है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, क्योंकि 40 प्रश्न है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो डिटेल वीडियो लेकर के भी हम आएंगे। ये दिया हुआ है लिंक्डइन का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया था? तो आपको ये बताना है किस कंपनी ने किया था, गूगल, फेसबुक, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइक्रोसॉफ्ट। किसने किया था आपका? माइक्रोसॉफ्ट ने इस कंपनी का अधिग्रहण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहती है कि जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को कौन समेकित करता है? देखिए, जिला स्तर की बात कर रहे हैं तो केंद्रीय स्तर ये तो होगा नहीं। नीति आयोग केंद्र के स्तर पर बनाता है, राज्य योजना आयोग राज्य के स्तर पर बनाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिला योजना समिति। प्रश्न संख्या 6 हो गई, इसका सही आंसर क्या हो गया? जिला योजना समिति। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, क्या है कि डंपिंग रोधी जांच कौन करता है? तो ये व्यापार से संबंधित होता है, तो जाहिर सी बात है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी महानिदेशालय। बी ऑप्शन है आंतरिक सुरक्षा महानिदेशालय। सी ऑप्शन है सूचना निदेशालय। और डी है व्यापार उपचार महानिदेशालय। तो कौन सा है इसमें आपका? व्यापार किससे संबंधित है? व्यापार से संबंधित है, तो ये आपका व्यापार उपचार महानिदेशालय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। ये क्या कहती है कि भूमि अधिग्रहण में सामाजिक प्रभाव आकलन, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? भूमि अधिग्रहण के बारे में बात कर रहे हैं कि सामाजिक प्रभाव आकलन से छूट किस धारा के तहत दी जाती है? तो वो धारा कौन सी है? धारा है आपकी 40। कौन सी है? धारा 40। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? यदि प्रारंभिक अधिसूचना, ये किसकी प्रारंभिक अधिसूचना है? ये थोड़ा प्रश्न आपका अधूरा है, मैं अभी बताता हूँ कि पूरा प्रश्न क्या है। पूरा प्रश्न इसका ये है कि भूमि अधिग्रहण, जो भी हम ऊपर देख रहे थे, पूरा प्रश्न ये है इसका, भूमि अधिग्रहण जब आपका है, ठीक है, और इसमें पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, कौन सा? पुनर्वास और पुनर्स्थापन
ठीक है, पुनर्स्थापन अधिनियम कौन सा 2013 इसकी बात कर रहे हैं। यानी भूमि अधिग्रहण में पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार यह प्रावधान करता है। ठीक है, क्या प्रावधान करता है कि यदि 12 महीने में अवधि के भीतर प्रारंभिक अधिसूचना के साथ सामाजिक प्रभाव का आकलन नहीं किया जाता है तो एक नया सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाना आवश्यक है। ये कह रहा है कि इस भूमि में, इस प्रश्न को अगले पे समझा देता हूँ अच्छे से। ये जो 2013 का अधिनियम है भूमि अधिग्रहण वाला, ठीक है, कौन सा भूमि अधिग्रहण का जो 2013 का नियम है, ये कह रहे हैं कि अगर सामाजिक प्रभाव आकलन, कौन सा सामाजिक प्रभाव आकलन की बात कर रहे थे तो वो धारा 40 थी कि आपको छूट प्रदान है, आप करें या ना करें। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम उचित मुआवजे, किसकी उचित मुआवजे और पारदर्शिता के साथ अगर 12 महीने के भीतर जब प्रारंभिक अधिसूचना जारी होती है, अगर उसमें सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का पालन नहीं किया जाता है तो एक नया प्रभाव आकलन किया जाएगा, ये बता रहे हैं। ठीक है, ये अधूरा प्रश्न है। यदि प्रारंभिक अधिसूचना के 12 माह में सामाजिक प्रभाव रिपोर्ट ना हो तो नया आकलन आवश्यक है। यह प्रावधान किस अधिनियम में है? तो ये प्रश्न भी ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन दूसरे हो गए। तो ये भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि किस देश में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो ये आपका नेपाल आ जाता है। कौन सा है? नेपाल। नेपाल में ऐसा है कि आपकी महिलाओं की संख्या जो है वह पुरुषों से क्या है? अधिक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 11 कहती है कि केंद्रीय सूचना आयोग, कौन सा? केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के तहत आता है? यहाँ पर ये केंद्रीय सूचना आयोग मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो ये आपका आता है केंद्रीय, ऑप्शन सी इसका, केंद्रीय आगे लगा दीजिएगा आप, आगे आपका इसके क्या लगेगा? केंद्रीय, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। इस मंत्रालय के तहत आपका काम करता है केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, ये सब 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं और 2025 में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। मूल विधि के नाम से आपको पूरा आपका नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके एक्ट होंगे उन्हीं को पढ़ना है। चलिए हम प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। ये क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी सूचना आयुक्त को हटाने का आधार नहीं है? यानी कौन सा सूचना आयुक्त जो आपके होते हैं, विजिलेंस ऑफिसर एक होते हैं सतर्कता वाले और ये हैं इंफॉर्मेशन वाले। ठीक है, आयुक्त कमिश्नर, तो उनको हटाने का क्या आधार नहीं है? अगर दिवालिया घोषित हो जाए भाई हैं, अगर दिवालिया घोषित हो गए तो हटा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 62 वर्ष हैं तो हम अभी इस पर विचार करेंगे। शारीरिक अक्षमता, भाई शरीर से अगर अक्षम हो गए तब भी हटा दिए जाएंगे। नैतिक अधमता का दोषी तब भी हटा दिए जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उनकी आयु अगर 62 वर्ष हो गई है तो इस आधार पर उनको हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गया 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कहता है कि स्थानिक डेटा को संग्रहित, विश्लेषित और प्रदर्शित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? अगर डेटा को हम संग्रहित कर रहे हैं यानी कि स्टोर कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं, फिर उसका एनालिसिस कर रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो प्रणाली क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है आर्थिक सूचना प्रणाली कहलाती है। ठीक है, निगरानी सूचना प्रणाली कहलाती है, या ज्यामिति कहलाती है, या भौगोलिक कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा कि वो भौगोलिक सूचना प्रणाली कहलाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आपका 21।
अब इसी के तहत हमने के.एस. पुट्टास्वामी केस अभी पढ़ा था इसके पहले। के.एस. पुट्टास्वामी क्या कहता था आपको, उसी निजता के अधिकार के तहत एक अधिकार था आपका के.एस. पुट्टास्वामी केस, ठीक, उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा कौन सा है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा, आर्टिकल नंबर 21 ऑप्शन सी, ठीक है। ये बताता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 15 ये कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें देखिए कि कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है आपका 5 और ऑप्शन सी है 11 सदस्य यानी और 3 डी का। तो सही ऑप्शन है इसका डी, यानी कि ऑप्शन डी 3 यानी कि 3 सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आपके कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं सलाहकार बोर्ड जो आपका बना होता है सलाहकार बोर्ड में। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा में कौन सा शब्द नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, या डेटा नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, या कंप्यूटर नहीं है। तो कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा में कौन सा शब्द नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, कंप्यूटर ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में होती है। ये आपको बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की होती है वो अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु किस में होती है। जाहिर सी बात है, तो आसान सा प्रश्न है कि आपकी अंग्रेजी में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक, ठीक है, 78 वाला आर्टिकल। वेतन व सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री। तो बताइए कौन निर्धारित करता है इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन निर्धारित करता है, भारतीय संसद, यानी कि संसद से निर्धारित होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार हमारी संसद के पास है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार देता है। ठीक है, अभी तो देखो शायद 12 या 13 प्रश्न पूछे थे राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से, मैं इस समय याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये उसी अधिकार के तहत है आपका। तो इसमें आपका होगा कौन सा आर्टिकल 143। ठीक है, तो इसमें कहाँ से ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार देता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति के महाभियोग जैसे गंभीर मामलों पर विचार करने हेतु कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ऑप्शन सी है स्थानापन्न या मूल प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, विचार करिए और बताइए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है। तो मूल प्रस्ताव लेकर के आया जाता है जब इस पर विचार करने हेतु मूल प्रस्ताव किस पर, राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग जैसे गंभीर मामले लगते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रश्न संख्या 21 आपका कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। ठीक है, तो किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 1984 यानी कि 1984। कब हुई थी, 1984 में हुआ था इसका भोपाल गैस त्रासदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, एजुलाविनी सहमति और सिरटे घोषणा, ये तो इम्पोर्टेंट है आपका। सिरटे घोषणा किसने अपनाई थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, चलिए देखते हैं, अफ्रीकी संघ, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ या अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो इसमें कौन शामिल था आपका जिसने इसको अपनाया था, तो वो आपका हो जाएगा अफ्रीकी संघ। कौन था, अफ्रीकी संघ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के कार्य जल अधिनियम 1974 की किस धारा में है।
यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य जल अधिनियम 1974 के किस धारा में है? क्या आपका किस धारा में है? ठीक, देखिए इसमें थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है कुछ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को जल प्रदूषण निवारण और अधिनियम 1974 की किसके तहत निर्धारित किया गया है कि वह प्रदूषण है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो जल अधिनियम 1974 है, ये इसमें कौन सी धारा ये बताती है कि प्रदूषण है? तो उसकी धारा 16, कौन सी धारा? 16 ये निर्धारित करती है कि जो इसके कार्य हैं CPCB के, वो कौन से कार्य होंगे। ठीक है, जल अधिनियम 1974 की धारा 16 CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को निर्धारित करती है। ठीक है, और ये क्या कार्य करता है, आकलन करता है, कैसे करता है, ये धारा 16 में दिया गया है, याद कर लीजिएगा। अगला है 24 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की सज़ा क्या है? अगर कोई व्यक्ति इनको सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है तो कितनी सज़ा मिलेगी? कम से कम 6 माह से लेकर 5 वर्ष का जुर्माना होगा। क्या होगा? 5 वर्ष का जुर्माना होगा। ठीक है, बी ऑप्शन है 1 वर्ष से 10 वर्ष का जुर्माना होगा। सी ऑप्शन है 2 माह से 2 वर्ष का जुर्माना, 2 माह से लेकर के 2 वर्ष का जुर्माना, या 1 माह से लेकर के 6 माह का जुर्माना। क्या लगता है आपको कितनी सज़ा हो सकती है? क्या 5 साल की सज़ा हो सकती है या 10 साल की सज़ा हो सकती है? विचार करिए, थोड़ा सा बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर ये होगा कि एक अवधि के लिए कारावास जो 6 महीने से कम नहीं होगा। ठीक है, 6 महीने से कम नहीं होगा और उसे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप अगर किसी को दंडित कर रहे हैं इसके तहत तो आपको 6 माह से कम तो सज़ा नहीं दे सकते। इसीलिए देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 6 माह से लेकर, इससे कम तो नहीं देंगे। और इसको 5 वर्ष तक क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, प्लस जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं 25। ये क्या कहता है कि ओजोन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? क्या समताप मंडल में पाई जाती है, या क्षोभ मंडल में, या मध्य मंडल में, या थर्मोस्फीयर में? सबसे नीचे तो आपका क्षोभ मंडल होता है। क्या क्षोभ मंडल में पाई जाती है ओजोन की सर्वाधिक मात्रा? तो क्षोभ मंडल में नहीं, सबसे ज़्यादा पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? समताप मंडल में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से यानी कि कौन सी किरणें प्रकाश संश्लेषण हेतु सक्रिय होती हैं? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी किरणें सक्रिय होती हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है पराबैंगनी, गामा, दृश्य प्रकाश, या अवरक्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सूर्य नहीं निकलेगा और पराबैंगनी किरणें आप डाल देंगे ऐसा हो जाएगा, नहीं, सूर्य निकलता है तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब होती है क्रिया लिखते हैं तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं, वही है दृश्य प्रकाश। ठीक है, अगला है आपका 27 नंबर, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इसका आंसर तो सभी लोगों को पता होगा, बताइए क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका क्या है? भारतीय संविधान, यानी कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर आपको पता हो कि सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 28 की तरफ। 28 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, ये जो निम्नलिखित हैं आपके, इसमें से बताना है कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कावेरी जल विवाद में कौन कौन शामिल है आपका, इसमें आपके कर्नाटक हैं और तमिलनाडु है। कौन है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ठीक है, पुदुचेरी है और केरल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घुमा घुमा के हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, तमिलनाडु, और इसमें
एक आपका पुदुचेरी शामिल हो जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, और केरल, इनके बीच आपका विवाद है। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल में चलता है, न्यायाधिकरण जो लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसमें इसका विवाद चल रहा है। प्रश्न संख्या देखते हैं 29। दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाला लापरवाह कार्य जिससे भले ही हानि ना हो, तो उसको आप किस श्रेणी में रखेंगे, किस श्रेणी में जाएगा? तो क्या वो अपराध नहीं है? अगर आप लापरवाही करते हैं और दूसरे के जीवन को खतरे में डालते हैं तो क्या वो अपराध नहीं है? क्या वो दंडनीय नहीं है, कि दंडनीय है, कि क्षम्य है, कि उसे क्षमा किया जा सकता है? तो देखो भाई, ये दंडनीय है। ठीक है, आपकी लापरवाही से दूसरे की जान अगर खतरे में पड़ रही है और भले हानि ना हो तब भी वो दंडनीय है। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कहता है कच्चा तीवी को, है ना, ये आपका श्रीलंका को सौंपने के समय, ठीक है, ये एक द्वीप था आपका, और उसको सौंपने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, मनमोहन सिंह थे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या है? इंदिरा गांधी। कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी थी भारत की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है आपका, बढ़ रहे हैं, 40 प्रश्न है, 9 प्रश्न और रह गए 10। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? ठीक है, तो ये आपका हैदर अली टीपू सुल्तान, ठीक है, तो इसे किस युद्ध में मारा गया आपका? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में, या अंबर की लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में? देखो, बक्सर की लड़ाई में तो आप सभी जानते नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में 1799, बिल्कुल आखिरी हो जाता है यहीं से। ठीक है, मैसूर राज्य। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 32 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? क्या है? नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है ये बताना है आपको। 199 पहला ऑप्शन है, 250, 260 या 226। कितनी संख्या है नगर पालिकाओं की? बताइए थोड़ा सा, आपको अगर पता है तो बताइए कितनी संख्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 226। ठीक है, और बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये मोटर वाहन अधिनियम तो आएगा ही आएगा प्रश्न। ठीक है, अभी इसके तहत ये होता है कि अगर आप, एक प्रश्न मैं अलग से बताता हूँ क्योंकि मैंने अभी लर्निंग लाइसेंस बनवाया हुआ है, तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? तो उसकी वैलिडिटी 6 माह रहती है। ठीक है, 6 माह के अंदर आपको अप्लाई करना होता है लर्निंग लाइसेंस के लिए। ठीक है, और लर्निंग लाइसेंस के नहीं, लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 6 माह के बाद लर्निंग लाइसेंस जो आपका होता है उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार है। और हल्के मोटर वाहन का अधिकतम भार कितना होता है ये बताना है आपको। अधिकतम भार कितना हो सकता है हल्के मोटर वाहन का? तो हल्के वाहन का अधिकार कितना होगा इसका? ये आपका 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना होता नहीं है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो, ये आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अभी हमने बताया था राज्यसभा किस में दिया हुआ है आपका, आर्टिकल नंबर कौन सा है इसका? आर्टिकल नंबर है आपका 80। ठीक है, और 81 में क्या दिया हुआ है आपका? लोकसभा। और 79 में क्या दिया गया है आपका? संसद। क्या दिया गया है? संसद। तो 3 अनुच्छेद ये आप याद रखिएगा और इनको आप सरला से याद रखिए। ठीक है, स से संसद यानी कि 79, रा से राज्यसभा यानी कि 80, ला से लोकसभा यानी कि 81। ठीक है, तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जाहिर सी बात है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 35 पे बढ़ते हैं, 35 नंबर पे आ गए, बिल्कुल लास्ट पहुंच रहे हैं। आयकर अधिनियम में आय को कितने विभिन्न शीर्षों में बांटा गया है? ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर अपडेट हुआ होगा तो उसको देख लीजिएगा, अभी अगला जो लेक्चर लाएंगे तो उसमें देख लेंगे। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया था उस समय, आयकर अधिनियम में आय को कितने विभिन्न शीर्षों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 5। ठीक है, 36 देते हैं कि मूल संरचना का सिद्धांत क्या है? मूल संरचना का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस मामले में स्वीकार किया था?
तो ये आपको बताना है कि किस मामले में स्वीकार किया था, मिनर्वा मिल्स में, अविनाश मेहरोत्रा में, SR मुंबई में या केशवानंद भारती में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवार 1973। ठीक है, तो ये आपका उसी में सबसे पहले स्वीकार किया था सुप्रीम कोर्ट ने। प्रश्न संख्या 37 की तरफ बढ़ते हैं। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट करेंगे तो डिटेल में इसका वीडियो लेकर के हम आएंगे, बहुत थोड़े से वीडियो लाएंगे और उसी में से प्रश्न आ जाएंगे। अगला है प्रश्न संख्या 37। ये क्या दिया हुआ है, एपीडा, क्या लिखा हुआ है, एपीडा। एपीडा यानी कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? क्या ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, वित्त मंत्रालय के तहत या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत? तो जो एपीडा है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। किसके तहत कार्य करता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी, अच्छा ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली शासक ने शुरू की थी? देखिए अब ये भी याद रखिएगा कि इस पॉलिसी को शुरू करने वाले पुर्तगाली थे। अब ये पूछ रहा है कौन से शासक ने शुरू की थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए, थोड़ा सा कमेंट करिए आप लोग, सही हो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन सा होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, इनके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 39 सेकंड लास्ट है, भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफाएं किस राज्य में हैं? तो ये कौन से राज्य में स्थित हैं, असम में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में? तो इसकी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, यहाँ की चित्रकारी काफ़ी फेमस रहती है। यहाँ पर क्या है, चित्रकारी भीमबेटका की गुफाओं में। प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 कहता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? ठीक है, किसकी कमी से, अगर किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है तो इस B1 के या C या विटामिन डी किसके तहत? तो ये विटामिन के, फिलोक्विनिन भी से बोलते हैं। ठीक है, फिलोक्विनिन भी से बोलते हैं। तो ये रहे आपके 40 प्रश्न टोटल जो आपके पूछे गए थे, मूल विधि और जीएस के मिला करके। ठीक है, मूल विधि प्लस जीएस के मिला करके ये 40 प्रश्न रहे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आउट ऑफ 40 आपके कितने मार्क्स बने और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।